सी फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना, ये एक फाइल है जो मेरी बनाई हुई है, फाइल नंबर 05 TVM सम्स दिनेश सर। इसमें तो बहुत सारी सम सॉल्व है, मोर देन 100-200 सम्स यू विल फाइंड, राइट। एंड द टेक्स्ट बुक सम्स भी है जो मुंबई में जो टेक्स्ट बुक दी गई है उसके भी कुछ 20-30 सम्स यहाँ पे सॉल्व है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू लर्न द टाइम वैल्यू ना, व्हाट यू शुड नो इज द वेरियस फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज इम्पोर्टेंट, जो मैंने ये ब्लू मार्क किया है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो तुम लोगों को पता होने चाहिए। पहला है कि हाउ टू कैलकुलेट अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लमसम अमाउंट। कोई भी एक लमसम, एक सिंगल अमाउंट है, उसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू FV अपॉन 1 प्लस I रेस टू N, और यू कैन से R रेस टू N। R और I व्हाट इज इट, वो मैंने यहाँ पे फर्स्ट शीट में लिखा है कि व्हाट डज N मींस। N इज नंबर ऑफ पीरियड्स, I is R upon 100, A is annuity, PV is present value, FV is future value, like that. So first of all, you should know this blue formulas at least. These are the basic formulas. And since it is an open book test, तो formula तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी होंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस I रेस टू N or 1 plus R raised to N. And then this is how to calculate the present value of a single amount. Similarly, annuity क्या होता है कि एक अमाउंट जो बार बार पे किया या बार बार हमें मिला फिक्स पीरियड के बाद, उसको हम बोलते हैं एन्युटी। तो एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, PVA, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इज इक्वल टू A इंटू PVIFA। तुम लोगों को ये टाइम वैल्यू के टेबल्स बुक में है या टेबल्स यूज करना अलाउड है कि फॉर्मूला से सॉल्व करना है? डू यू हैव एनी आइडिया, Aditi and Aishu, any idea कि table will be given of time value or you have to solve with formula? सर टेबल मिलेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो फॉर्मूला से सॉल्व करो या टेबल देखकर। ओके, तो टेबल से मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि वो फॉर्मूला में तो तुम लोगों को वो भी आना चाहिए कि कैसे तुम लोग ये करोगे। वो फॉर्मूला में साइंटिफिक में वैल्यू इनपुट करना भी आना चाहिए, राइट। तो टाइम वैल्यू का टेबल देखो मेरे पास होगा, तो आई विल एक्सप्लेन with the help of the table also. Where is the table of time value? ये PVFV टेबल्स है, ये तुम्हारे बुक में भी होंगे या तुम्हें मिलेगा, राइट। So then you will remember this formula, A into PVIFA RN. This is ordinary annuity. Ordinary annuity, annuity पहले क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स पीरियड के बाद हम पे कर रहे हैं या मिल रहा है। अमाउंट सेम होना चाहिए, पीरियड कैन बी मंथ, ईयर, क्वार्टर, सेमी एनुअल, एनीथिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एन्युटी ड्यू? ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब वो उस पीरियड के एंड में मिलेगा या एंड में पे करेंगे, उसको ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। और एन्युटी ड्यू मतलब बिगनिंग में। जैसे अगर हर साल मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, ईयर एंड में दूंगा तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी, और अगर ईयर स्टार्ट में दूंगा तो वो एन्युटी ठीक। दोनों के फॉर्मूला में खाली ये 1 प्लस I का फर्क है। ऑर्डिनरी एन्युटी वाले फॉर्मूला को हम इनटू 1 प्लस I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यू कैन इवन यूज R नोटेशन, दैट इज 1 प्लस R। वो हम ऐड कर देंगे तो वो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला हो जाता है। एंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि एन्युटी ऑर्डिनरी है कि एन्युटी ड्यू है, बिगनिंग है कि एंड है। तो ऑलवेज वी एज्यूम कि इट इज ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। Then the next is future value. Future value is present value into 1 plus I raised to N. Future value of a single amount. Ordinary annuity. Future value of an annuity. A into FVIFA. और डबलिंग पीरियड भी रूल होगा तुम लोगों को। दो रूल है, रूल 72 which is 72 upon R, and rule 69 0.35 plus 69 upon R. Then effective rate of interest.
अगर ये है तुम लोगों को तो 1 प्लस आई अपॉन एम होल रेस टू m माइनस 1 प्लस अगर तुम लोगों को ग्रोइंग एन्युटी परपेचुइटी ग्रोइंग परपेचुइटी भी है सिलेबस में तो ये फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं। परपेचुइटी क्या होता है? एन्युटी होता है बट जिसका कोई एंड नहीं है, परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस। तो ये बेसिक टर्म्स और नॉलेज होनी चाहिए। पहले तुमने कोई सम भेजी है तो वो डिस्कस करता हूँ, नहीं तो मैं इसमें से सम डिस्कस करता हूँ जो मेरे पास है, राइट। जैसे कि ये है इधर फर्स्ट बेसिक सम एकदम कि कैलकुलेट द वैल्यू 5 ईयर हेंस ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ 1000 मेड टुडे if the interest rate is 8%, 10%, 12% and 15%। यहाँ पे क्या, पहले तो वर्ड प्रॉब्लम्स है तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज गिवन। कैलकुलेट द वैल्यू 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद का वैल्यू, तो n is 5, 5 साल के बाद का वैल्यू कैलकुलेट करना है यानी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। डिपॉजिट ऑफ 1000 मेड टुडे, 1000 टुडे मींस 1000 इज द प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो ये टीबी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ऑफ मुंबई। इसके सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रेजेंट वैल्यू 1000, n is 5, I is 8% था तो 8 upon 100 that is 0.08। You have to find the future value 5 years later. What will be the value? So future value is present value into 1 plus I raised to n. 1000 into 1 plus 0.08 raised to 5. So you will get the future value. So this is the very basic sum. How to calculate the future value of a single amount. How to calculate the future value of a single amount. ये तो clear है? Aditi and Aishu, this is clear? Yes, sir. The next question, so these are very basic questions. The next question is here. वैसे ही 8 या फिर 10% लेके 12% लेके भी हम निकाल सकते हैं, right? Then here it is कि rule of 72 कि if you deposit 5,000 today at 12% rate of interest, in how many years will this amount grow to 1,60,000? Work out this problem using the rule of 72, right? So here, if we are depositing 5,000 today, so 5,000 is present value. 1,60,000 is the future value. In how many years it will double if the rate of interest is 12%? We have to use the rule of 72. So what is the rule of 72? The rule of 72 says कि doubling period is 72 upon R. यानी अगर हमें R क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो कितने साल में पैसा डबल होगा वो हम इस फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं। N क्या है यहाँ पे, डबलिंग पीरियड। तो here 72 divided by R, this is the formula. R is given 12%, that is you have to take 12 only, not 0.12 whenever you are using the doubling period formula. So 72 upon 12, 6 years में हमारा डबल होगा। Sorry, what they have given कि we are depositing 5,000 today. In how many years it will become 1,60,000? तो सिंपल है, 6 साल में डबल होता है। 6 साल में हमारा जो 5,000 डिपॉजिट किया वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो 10,000 हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट 6 इयर्स, फर्स्ट 6 इयर्स में वो 5,000 का 10,000 हो जाएगा, नेक्स्ट 6 इयर्स में वो 10,000 का 20,000 हो जाएगा, और 6 ईयर ऐड करोगे तो वो 20 का 46 हो जाएगा, और 6 इयर्स हम ऐड करेंगे तो वो 40 का 80, एंड और 6 इयर्स ऐड करेंगे तो 80 का 1,60,000। यानी हमारा 5,000 रुपया 1,60,000 बन जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 30 साल में हमारा पैसा क्या हो जाएगा, 5,000 will become 1,60,000, राइट? क्लियर है ये भी? Yes, sir. The next question
Here is of Rule 69. The finance company offers to give 8,000 after 12 years in return for 1,000 deposited today. Using the rule of 69, figure out the approximate interest offered. Here it is given कि 1,000 आज डिपॉजिट करने पे 8,000 मिलेगा 12 साल में. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में? प्रेजेंट वैल्यू इज 1,000, एन इज 12 years, फ्यूचर वैल्यू इज 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है. तो हमें ये ढूंढना है कि 1,000 8,000 होने में कितनी बार डबल हो रहा है. फर्स्ट बार डबल होगा तो 1,000 विल बिकम 2,000. सेकेंड टाइम डबल करेंगे तो 2,000 विल बिकम 4,000. थर्ड टाइम डबल करेंगे तो 4,000 विल बिकम 8,000. सो टोटल 3 टाइम डबल होने में 1,000 will become 8,000. So what is how you will calculate doubling period? Doubling period is total number of years divided by number of times double. यानी 12 साल टोटल है यहाँ पे दिया है और 3 बार डबल होगा. तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि डबलिंग पीरियड क्या है. तो 12/3 doubling period is 4. Now we will use the rule 69. रूल 69 क्या है? डबलिंग पीरियड का फॉर्मूला 0.35 प्लस 69/r. तो हमें r तो ढूंढना है. डबलिंग पीरियड हमारे पास है 4. 0.35 is in the formula. 69 also is in the formula. So this you will solve. 35 लेफ्ट में लोगे तो माइनस हो जाएगा. It will be 3.65 is equal to 69/r. So 69 divided by 3.65. The rate of interest will be 18.93%. So this is the formula of Rule 69. These are very basic sums. Huh? If you want to learn any specific sums which you have, so you both can send that to Aditi and Nityana. Sir, please take amortization schedule problem. अच्छा amortization है तो वो सिखा देता हूँ. देखो amortization का एक सम है यहाँ पे 6.30. देखो यहाँ पे लोन amortization. तो यहाँ पे क्या दिया है? फोनिक्स कंपनी borrows 5 lakh at an interest rate of 14%. The loan is to be repaid in 4 equal annual installment payable at the end of each of the next 4 years. Prepare the loan amortization schedule. तो इसमें जो भी अमाउंट दिया होगा ना, बोरो किया है, वो हमारा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है. Whatever amount will be given in this loan amortization sum, the amount that we have borrowed is your present value, and rate of interest will be given 14%. N will be given 4, right? तो यहाँ पे वो भी दिया है, ये भी दिया है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है ऐसे वाले सब में कि हमें सबसे पहले ना एन्युटी ढूंढना है. दिस इज तो गिवन. First, you will use the formula of present value of annuity. ये वाला PVA is equal to A into PVIFA R, N और I, N. तो PVA तो 5 लाख है. A हमें फाइंड करना है. PVIFA टेबल से मिलेगा 14% 4 years. तो टेबल तुम्हारे बुक में होगा. तो ये देखो 4 टेबल होते हैं टाइम वैल्यू के लिए. और ये किस चीज का टेबल है वो ऊपर लिखा होता है. ये तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर FVIF का फॉर्मूला है. They have used K instead of I or R. So this is the FVIF future value interest factor. This is your FVIFA future value interest factor for annuity. Then this is your PVIF present value interest factor. But we need PVIFA. So this is here written PVIFA. This is the table of PVIFA. It is visible clearly. So 14% and 4 years. So ये 14% तो यहाँ पे देखोगी in the column, and 4 year you will see in the row. So where is the intersection of 14 and ये तो PVIF है. PVIF है this. So 14% and 4 year. So this is the value.
2.9137, 2.9137, राइट। टेबल देखना आता है ना, समझे ना कैसे देखना है? हाँ सर। तो 2.9137, तो ये मैंने यहाँ पे 2.9137 था तो 2.914 लिया। यू कैन टेक अप टू 4 डिजिट्स और 3 डिजिट्स, तो तुम्हारा ए आ जाएगा, राइट। ए आ गया है ना। तो फर्स्ट हाँ। स्टेप इज ये करना ही है। ए आने के बाद ये तुम्हारा लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है जो तुम्हें बनाना है। यही कॉलम सिखाया है कि कुछ अलग सिखाया है वहां पे तुम्हारे कॉलेज? सर यही कॉलम है। तो ईयर, ओपनिंग बैलेंस, एनुअल इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। बहुत इजी है ये, और ये फॉर्मूला तुम लोग लिख लोगे तो तुम्हें इजी हो जाएगा कि ये सारे कॉलम्स में कैसे करना है। पहले तो N4 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 लिखेंगे। साथ में तुम लोग बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, राइट। यू कैन जस्ट राइट द सेटिंग्स। तो मैं आराम से बताता हूँ। ईयर लिख लो। फिर सबसे पहले क्या करना है, ये फर्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में ये वाला अमाउंट लिखना है, 5 लाख जो भी बोरो किया। ऑलवेज यू हैव टू राइट दैट अमाउंट हियर, राइट। और ये एनुअल इंस्टॉलमेंट में जो भी तुम ये एन्युटी निकालोगे, यू विल फाइंड द एन्युटी इन दिस स्टेप, वो अमाउंट सब ईयर में सेम ही लिखना है। You will write that same amount in all the years in annual installment. How to calculate interest? Interest is nothing. Opening balance into rate of interest. Whether you say it as RIK, इसको RIK कोई भी notation दो, opening balance और multiplied by rate of interest. 5 lakh into 0.14 या 5 lakh का 14%. So that will be your interest, 70,000. How you will find principal repayment? Annual installment minus interest. Annual installment में से interest minus करना है, तो तुम्हें ये वाला कॉलम मिलेगा, that is principal repayment 101602. How will you calculate closing balance? Opening balance minus principal repayment. I have written here the formulas. Yes. So opening balance minus principal repayment will give you the closing balance. तो ये फर्स्ट ईयर का तो क्लियर है, सब अमाउंट कहाँ से मिला हमें? हाँ सर। सेम स्टेप अप यू हैव टू फॉलो। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है फर्स्ट ईयर का, दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सेकेंड ईयर। Now same, how to calculate interest? Opening balance into rate of interest. So 398 into 14% or into 0.14. So you will get 55,776. डेसिमल में आएगा, मैंने उसको डेसिमल इग्नोर करके रुपीस में लिया, राइट। ओके। So answer might be 775 something or 776 point something, but I have taken in rupees only. पैसा इग्नोर किया है। देन प्रिंसिपल रीपेमेंट का फॉर्मूला है एनुअल इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, तो यू विल गेट दिस प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड द क्लोजिंग बैलेंस अगेन द सेम फॉर्मूला, ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल 398 माइनस दिस 115826। क्लियर है ना? वैसे ही थर्ड जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग है वो थर्ड ईयर का ओपनिंग एंड 282,572 into 14%. Then annual installment 171602 minus interest. So you will get the principal repayment and opening minus principal repayment will give you the closing balance. फिर ये क्लोजिंग बैलेंस फोर्थ ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। फिर इंटरेस्ट 15530 into 14%.
Then principal repayment is your annual installment minus interest. But एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि देखो अगर हम वो ले लेते हैं प्रिंसिपल रीपेमेंट इज हियर दिस एंड क्लोजिंग इज व्हाट ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल, तो वो अपने आप जीरो आना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ द समटाइम्स वो जीरो नहीं आएगा, 5-10 रुपया या 50 रुपए तक पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? यस तो ये तो बहुत सिंपल है लोन अमोर्टाइजेशन, द स्टेप्स आर फिक्स. एनी स्पेसिफिक सम ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन यू हैव एंड यू वांट टू लर्न? ऐसा कोई नो सर, दिस ओनली वी हैव. ओके, और कुछ है जो सम? Sir, in questions I'm getting confused when to use FVIFA and PVIFA. तो देखो FVIFA और PVIFA में एक चीज याद रखना है कि ये दोनों पहले तो जब भी एन्युटी है तभी यूज करना है. This both you will use when annuity is given. Only single amount है तो we will not use the FVIFA or PVIFA. What is annuity? I told कि a amount that is fixed amount. The amount should be same, that is received or paid every year, every month. है ना? Monthly, yearly. The period is also fixed. Amount is also fixed. बार बार सेम अमाउंट हम पे कर रहे हैं और मिल रहा है एक फिक्स पीरियड के बाद, उसको एन्युटी बोलते हैं. अब PVIFA, FVIFA में सिंपल ये लॉजिक है कि फ्यूचर एन्युटी इज गिवन एंड इट इज आस्क्ड कि तुम्हें 10 साल के बाद का वैल्यू निकालो या मैच्योरिटी वैल्यू निकालो या एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालो या व्हाट विल बी द वैल्यू 5 years hence या 10 year hence या after 5 years what will be the value. तो यानी आज का वैल्यू नहीं चाहिए उनको, कोई भी 1 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद का वैल्यू वो लोग पूछ रहे हैं और एन्युटी क्वेश्चन में दिया है तो हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालेंगे. लेकिन अगर वो लोग आज का वैल्यू पूछ रहे हैं और एन्युटी दिया है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? Present value of annuity. That will depend on the question because इसमें word problem होगा. तो word problem पढ़ के ये समझना है कि फ्यूचर का वैल्यू पूछा है कि आज का वैल्यू पूछा है और क्या एन्युटी दिया है कि लमसम दिया है, right? Then only you will able to decide. Sir, because in some problems, sir have taught that it's retirement plans and that all. So in that, I'm somewhat getting confused. You have any specific sum so we can discuss? Redemption वाला sum है, redemption of the debentures or something? No, sir. It's of retirement plan. I have to search if I have any retirement plan. Question. Sir, I will send you on the. Yes, send me. So I will explain that question. See, till that time I will explain here. See, here it is written what is the present value. One retirement plan is here also. This also I will explain. See, what is the present value of an income stream which provides 1,000 at the end of year 1, 2,500 at the end of year 2 and 5,000 during each of the year. तो ये तो क्या है? नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ पे बोला ये प्रेजेंट वैल्यू, बट दिस इज ऑफ एन्युटी नहीं है, अलग अलग अमाउंट है. ये वाला आता है ना तुम्हें, डिफरेंट अमाउंट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. तो सबका प्रेजेंट वैल्यू ऐड करके टोटल ले लोगे, या इसको हम टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि जो भी कैश फ्लो दिया है ना, दैट यू कैन राइट इन द टेबल and then you will take the value of PVIF, whatever rate is given, then cash inflow into PVIF multiply करके present value मिलता है और उसका टोटल हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है. बट अगर हमें एक इनकम स्ट्रीम है, अलग अलग अमाउंट है और उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है,
तो क्या इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्लो और ईयर तो सेम जैसे पीवी निकालने के लिए लिखा, लेकिन जो एन होगा ना पीवी के लिए, तो एन हम ये जो ईयर है वही लेते हैं, ईयर 1 है तो एन विल बी 1 ओनली। बट यहाँ पे जब भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ स्ट्रीम निकालना है तो एन चेंज हो जाता है, यानी 1 है तो टोटल क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1 एन विल बी 9, 10 minus 2 n will be 8, 10 minus 3 n will be 7, like that opposite you have to take it। तो ये जो FVIF है 12%, ये 9 years का यहाँ पे लिखा है 2.773, नॉट ऑफ द फर्स्ट ईयर। 12% 9 का FVIF क्या है वो लिखा है, 12% 8 years का क्या है वो लिखा है, 12% 7 years, 12% 6 years। Then you will multiply cash flow into FVIF, so you will get the future value and इसका total तुम्हारा final answer हो जाता है, that is total future value। तो ये तो तुम्हें आता है, तुमने भेजा कोई जो डिस्कस करना है रिटायरमेंट। एक देखो जो रिटायरमेंट प्लानिंग का ना ये वाला एक आता है कि जिसमें ना ऐसा दिया रहता है कि so and so person will get retired and they will give you 3 option कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो कभी भी ये रिटायरमेंट प्लान वाला आता है एंड दे आर गिविंग ऑप्शंस कि ऑन रिटायरमेंट यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, आइदर यू कैन go with option 1, option 2 or option 3। So always find the present value of all the options। सारे ऑप्शंस का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और जिसका भी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा वो ऑप्शन के साथ हमें जाना है। Right here 6.10, on retirement Mr. Jingo is given a choice between 2 alternatives, an annual pension of 10,000 as long as he lives, and B, a lump sum amount of 50,000 if Mr. Jingo expects to live for 15 years and the interest rate is 15%. Which option is more accurate? तो यहाँ पे दिया है कि 2 ऑप्शन है, 10,000 जब तक तुम जिंदा हो तब तक लो या 50,000 ले लो। 6.10, so see one is given 10,000 till lifetime। तो जो भी जिसका एन नहीं है लाइफ टाइम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी। एन्युटी लाइफ टाइम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, परपेचुइटी। तो परपेचुइटी इज गिवन, एनीथिंग रिसीव्ड और पेड लाइफ टाइम इज नोन एज परपेचुइटी। तो परपेचुइटी 10,000 आर 0.15, परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यानी पीवीपी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या है, ए डैश अपॉन आर। What is A dash? A dash is your this perpetuity। तो ये तो हमारा आ गया। दूसरा दिया था कि आज 50,000 ले लो, तो वो तो प्रेजेंट वैल्यू ही है, आज 50,000 ले लो, उसकी वैल्यू आज 50,000 ही होने वाली। तो which option is better? Select option is, because इसमें the value is more than option B। क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था कि अगर वो 15 साल ही जिंदा रहने वाला है तो कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो यहाँ पे ये एन्युटी 10,000 है, आर 15% है, एन 15 है। तो पहले तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ए इंटू पीवीआईएफए। पीवीआईएफए दैट इज 15% एंड 15 years। and 15 years, 5.8474। The present value of annuity 15 years is alive, so it will be 58,474।
एंड प्रेजेंट वैल्यू इज जस्ट 5 लाख, जिसमें ज्यादा आएगा वो ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वैसे ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक राइट में भी है, इधर भी मैंने सॉल्व किया है कि प्रेजेंट वैल्यू एज अ विनर ऑफ कंपटीशन यू कैन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस। 5 लाख 9 ले लो, तो ये 5 लाख तो आज ले लो, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू ही है। 10 लाख एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के बाद तुम 10 लाख ले लो, ऐसा भी ऑप्शन है। तो हमने लिखा फ्यूचर वैल्यू क्योंकि 10 साल के बाद का वैल्यू है, एंड 6 R is 10%. So what we will do is divide the future value with R, 1 is to R. तो तुम्हें क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। डिवाइड द फ्यूचर वैल्यू विद द 1 प्लस R रेस टू N से डिवाइड करोगे तो तुम्हें फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 564,473 इन ऑप्शन बी। विच इज बेस्ट ऑप्शन पूछेंगे तो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है सारे ऑप्शन का और कंपेयर करना है। देन इट इज रिटर्न ईयर 60,000 a year forever, forever मतलब that is perpetuity, and R is 10, so you have to calculate the present value of perpetuity, which is A dash. A dash represents here perpetuity upon R, so 60,000 upon 0.10, so that is your 6 lakh, right? Then D is 1 lakh per year for 10 years. So 1 lakh is annuity per year, every year. N is 10, rate of interest is also 10. So you will have to find the present value by using the formula PVA is equal to A into PVIFA. A is 1 lakh and here PVIFA 10 years and rate of interest 10%. So this is PVIFA 10%, 10 years, here it is 6.1446 that I have taken here. So 61,446. 35,000 next year and rising thereafter by 5% forever. तो ये क्या है, ग्रोइंग परपेचुइटी। फर्स्ट 35 मिलेगा और हर साल वो ग्रो होता रहेगा 5% से, जिसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% and present value of growing perpetuity because forever ever, तो वो perpetuity है। और growing क्यों, क्योंकि ग्रोथ रेट दिया है कि वो 5% से हर साल बढ़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी इज A1 upon R minus G. So 35,000 upon 0.10 minus 0.05. So you will get the value that is 7 lakh. तो अब हम क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, विच ऑप्शन इज बेटर, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, ये 7 lakh. So we will go with option E because present value of option E is highest. Right? Clear है ये? Yes, sir. You have sent any sum? Yes, sir, on group. Okay, just a second. How much amount is to be invested in order to get 4 lakh per annum for 10 years, commencing from end of third year from now? ROI 12%. This is also very interesting one, right?
हाउ मच amount is to be invested in order to get 4 lakh per annum. पर annum है तो 4 lakh तो annuity है कि ये तो तुम्हें समझ में आएगा. For 10 years चाहिए तो n is 10 and your R or I is 0.12. That is 12%. Right? यहाँ पे क्या दिया है, ये जो 4 लाख पर एनम चाहिए वो एंड ऑफ थर्ड ईयर से चाहिए, यानी और हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड, आज कितना अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब आज, कुछ ऐसा नहीं लिखा है फ्यूचर में, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी तो ढूंढना है आज एट करेंट पीरियड एट 0. Present value of annuity you will have to find here, right? So we know the annuity, we know N, we know R. So we will use the formula of present value of annuity that you all know, right? PA is equal to A into PVI FA. So A here is 4 lakh. 10 year and rate of interest 12%. 12% 10 year का PVIFA हम टेबल से लेंगे. This is PVIFA table 12% and 10 years. The value is 5.6502. 5.6502. तो हमारे अमाउंट आ रहा है 22,60,080. But what you have to remember here is कि यहाँ दिया है फ्रॉम एंड ऑफ थर्ड ईयर. अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो इसका आंसर ये होता 22,60,080. अगर मैं यहाँ पे इसका टाइमलाइन बनाऊं, यानी हम यहाँ पे 1 to 10 में लिखूं ईयर, क्योंकि फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड ईयर दिया है, तो यानी ये 4 लाख हमें कब से चाहिए, एंड ऑफ थर्ड ईयर. और जब भी मैं 3 के सामने कोई अमाउंट लिखता हूं उसका मतलब होता है वो बाय डिफॉल्ट एंड है, अनलेस अदरवाइज इट इज मेंशन. तो थर्ड ईयर से वो 10 साल तक हमें 4 लाख मिलना चाहिए. तो यानी थर्ड से 12th ईयर तक 4 लाख मिलना चाहिए. तो आज हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आज मतलब 0 पे, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग पे. तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि एन्युटी इज गिवन 4 लाख, हमने ये प्रेजेंट वैल्यू निकाला. तो एक चीज कि whenever you use the formula of present value of annuity, the answer you get is 1 year before the first annuity. जो साल में तुम्हारा एन्युटी शुरू हो रहा है, in case of ordinary annuity, और whatever you can remember is कि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला यूज करते हैं और जो आंसर हमें मिलेगा वो हमें is the value at the beginning of the first annuity. फर्स्ट एन्युटी थर्ड ईयर से शुरू होगा, तो ये जो वैल्यू है ये थर्ड ईयर बिगनिंग का है. ये वैल्यू कब का मिला हमें, थर्ड ईयर बिगनिंग का वैल्यू है. दिस इज क्लियर कि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला से जो वैल्यू निकालेंगे वो फर्स्ट एन्युटी जो भी ईयर में
है उस ईयर के बिगनिंग का वैल्यू हमें मिलेगा। इसमें किसी को डाउट है जो ये मैंने बोला स्टेटमेंट? No, sir. तो हमें थर्ड ईयर बिगनिंग का वैल्यू मिला, बट वी वांट आज का वैल्यू। थर्ड ईयर बिगनिंग मींस व्हाट? सेकेंड ईयर एंड। दिस वैल्यू इज ऑफ सेकेंड ईयर एंड। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू आज का निकालना है 0 का, तो मेरे पास सेकेंड ईयर एंड का वैल्यू है, तो आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और पीवीआईएफ। पीवीआईएफ में मैं क्या लूंगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% है, and n I will take 2 because I have the value at the end of second year and I need the value at present. तो हम इसको सॉल्व करेंगे 22,600,80 into 12% 2. You have to take the value of PVIF. ये PVIF है 12% 2 0.7972. So this is your final answer, right? That is 18,01,735.8. कॉलेज में भी यही आंसर आया था कि कुछ और आया है? सर यही है। कॉन्सेप्ट समझा? क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हम पीवीए का यूज करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा वो फर्स्ट एन्युटी के बिगनिंग, जो भी ईयर में फर्स्ट एन्युटी शुरू हो रहा है उस ईयर के बिगनिंग का वैल्यू मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि पीवीए के फॉर्मूला में जो भी हम एन लेंगे दैट इज ऑलवेज द नंबर ऑफ एन्युटीज एंड नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे तो नंबर ऑफ ईयर्स टोटल 12 है, लेकिन हमने एन 10 लिया है क्योंकि वहां पे दिया था क्वेश्चन में कि एन जो एन 4 लाख है वो 10 साल तक हमें मिलना चाहिए थर्ड ईयर से, राइट? थर्ड ईयर से। ये वाला सीधा करो स्टैंड, ये स्टैंड सीधा करो। तो 10 एन्युटी क्या था? 10 is the number of annuities, not the number of years. So that you will take. नीचे करो, ऊपर से नीचे। क्लियर? सो दिस इज क्लियर कि हमें पहले तो नंबर ऑफ एन्युटीज हम लेंगे एन इन पीवीआईएफए और एफवीआईएफए फॉर्मूला। द अदर थिंग कि जब भी पीवीआईएफए का फॉर्मूला ये यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, जो वैल्यू मिलेगा वो फर्स्ट एन्युटी जो भी ईयर में स्टार्ट हो रही है उस ईयर की स्टार्टिंग का वैल्यू मिलेगा। और क्योंकि हमें आज का वैल्यू निकालना था, अगर हमें हमारे पास सेकेंड ईयर का वैल्यू है और हमें पीछे फर्स्ट ईयर का या 0 ईयर का वैल्यू निकालना है, तो वी शुड यूज द फॉर्मूला दिस पीवी इज इक्वल टू एफवी इंटू पीवीआईएफ। और अगर हमारे पास सेकेंड ईयर का वैल्यू और मुझे 7th ईयर 10th ईयर का वैल्यू निकालना है, तो हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट? सो दिस वाज द दिस क्वेश्चन। One more question here sent. Pratham saves 60,000 per year for 3 years and 90,000 per year for next 12 years. If the rate of interest is 7% compound annually, what will be saving after 15 years? ये भी बहुत अच्छा समय। यहाँ पे ये तो तुम्हें समझ गया होगा कि 15 साल के बाद का वैल्यू पूछा है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। और क्योंकि 60,000 पर ईयर है, 90,000 पर ईयर है, तो ऑब्वियसली वो 60,000 और 90,000 हमारा एन्युटी है। अब ये क्वेश्चन को भी ना तुम लोग दो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय 2 मेथड्स आल्सो। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है
पहले क्या दिया है, एन्युटी जो है, एक एन्युटी जो हमारा है वो है 60,000 और वो 3 साल तक ही भरने वाले हैं, तो उसका एन है 3। जो दूसरा एन्युटी है वो है 90,000, वो हम नेक्स्ट 12 इयर्स, तो उसका एन है 12। 15 साल के बाद ये दोनों एन्युटी का वैल्यू क्या होगा, अगर आर 7% है, दैट इज 0.07 और 7%, क्योंकि फ्यूचर का वैल्यू पूछा है तो हम फॉर्मूला तो एफईए का यूज करेंगे। पहले हम इसका फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। अब अगर हम इसका फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, एन्युटी 60,000 और एफ वी आई एफ ए हम क्या लेंगे 7% और एन क्या लेंगे, एन इज द नंबर ऑफ एन्युटीज, मैंने बोला राइट, एन इज ऑलवेज द नंबर ऑफ एन्युटीज, तो एन इज हियर 3। 15 साल के बाद निकालना है तो एन 15 नहीं लेना है, तो दैट विल बी 60,000 into the FEIFA value we will get from the table. This is your FEIFA table. So rate of interest was 7% and N is 3. So this is 7% and N is 3. So 3.2149. 3.2149. Right? 3.2149. So our answer will be 60,000 into 3.2149. अब ये जो वैल्यू है ये कौन से पीरियड का है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे प्रेजेंट वैल्यू के लिए बोला था कि पीवीए का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो जो वैल्यू मिलता है फर्स्ट एन्युटी के स्टार्ट ऑफ द ईयर का मिलता है। जब हम एफईए का फॉर्मूला यूज करते हैं और जो वैल्यू हमें मिलेगा वो लास्ट एन्युटी जो भी ईयर में खत्म हो रही है, लास्ट एन्युटी जो भी ईयर में खत्म हो रही है उस ईयर के एंड का वैल्यू मिलेगा। तो ये एन्युटी थर्ड ईयर में ही खत्म हो रही है, तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी थर्ड ईयर का है। ये वैल्यू थर्ड ईयर एंड का वैल्यू है, बट हमें इसका वैल्यू ढूंढना है 15 साल के बाद का। तो हमें अगर फ्यूचर वैल्यू 15 साल के बाद का ढूंढना है और हमारे पास 3 साल के बाद का वैल्यू है, तो हम उसको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू, because now this is a one amount, 1,92,895, 190,894 is not, it is a single amount. सिंगल अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू हम कैसे ढूंढते हैं, सिंगल अमाउंट का हम फ्यूचर वैल्यू कैसे ढूंढते हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 15 साल के बाद का वैल्यू थी, 3 साल बाद का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है दैट इज 192,894 into FVIF, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, एन क्या हो जाएगा 15 minus 3 12, क्योंकि 3 साल बाद का है और 15 साल के बाद का चाहिए, तो डिफरेंस दैट इज योर 12। तो FVIF के टेबल से मिलेगा 7% 12, दिस इज योर FVIF टेबल 7% 12। Yes, any doubt? 2.2522. So your answer will be ये एक वैल्यू जो आया ये किसका है, ये सिर्फ ये 60,000 का है। 60,000 जो 3 साल तक हम भरेंगे वो 3 साल के बाद इतना बन जाएगा और वो 15 साल के बाद इतना बन जाएगा, लेकिन हमें दोनों का निकालना है फ्यूचर वैल्यू, सिर्फ 60,000 का नहीं, 90,000 का भी निकालना है, राइट। Yes, sir. तो ये तो खाली वो 60,000 का हुआ,
90,000 सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. 90,000 के लिए भी we will use the same concept, that is this formula only. FVA is equal to A is your 90,000 into FVI FA. 7% is your rate of interest, or N या फिर 12 because annuity, number of annuity. So that is 90,000 into 7% 12. FVIFA का वैल्यू हमें चाहिए. So this is your FVIFA table. 7% 12. Value is 17.888. So 17.888. So that is 90,000 into 17.888. When does this, ये जो 90,000 वाला एन्युटी है, ये कौन से ईयर में खत्म हो रहा है, कोई बता सकता है? This will end in which year? This will end in which year? Sir, 12. नहीं, 12 नहीं. Why 12 नहीं? Because when it is started, वहाँ पे क्या दिया है कि पहले 3 साल 60,000, 60,000 for first 3 years and 90,000 for the next 12 years. Yani this is starting from the 4th year. So this will end in the 15th year only. पहले 3 साल तो 60,000 था ना एन्युटी, 4th year से 90,000, नेक्स्ट 12 years लिखा है. तो ये जो लास्ट एन्युटी है ये 15th ईयर में ही हम पे करने वाले हैं. तो जो वैल्यू हमें मिला वो 15th ईयर एंड का ही मिल गया, बिकॉज दिस इज द 15th ईयर ओनली. एन इज द नंबर ऑफ एन्युटीज, नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स. यहाँ पे दिया है कि पहले 3 साल हम 60,000 भरेंगे, फिर 90,000 नेक्स्ट 12 ईयर्स भरेंगे. तो 3 + 12 15 हो गया. तो ये 15th ईयर एंड का ही वैल्यू मिल गया. तो टोटल फ्यूचर वैल्यू जो हमारा आंसर होगा, ये दोनों वैल्यू को ऐड करके आ जाएगा. 4436 प्लस 1609920, right? So this is your final answer. Clear है क्या ये? Yes, sir. So this was one question. लोन amortization तो मैंने बताया. ये एन्युटी का भी ध्यान रखो. और भी कोई क्वेश्चंस तुम्हें डिस्कस करने हैं तो तुम लोग देख सकते हो. रिस्क एंड रिटर्न के भी, टाइम वैल्यू के भी, राइट? और एजेंसी प्रॉब्लम तो इम्पोर्टेंट है, वो तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में होगा, वो थियोरी के लिए पढ़ के जाना. प्लस मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, एडीआर, जीडीआर, प्लस वो भी जो है तुम लोगों का ट्रेजरी बिल्स, commercial papers, certificate of deposits for theory, and wealth maximization versus profit maximization. वो भी थियोरी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी थियोरी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? सो ये तो सब क्वेश्चंस हो गए. अभी और कौन से क्वेश्चंस तुम लोगों को सीखने हैं? विच टाइप ऑफ क्वेश्चन? टाइम वैल्यू के, और यू वांट टू लर्न रिस्क एंड रिटर्न, एनीथिंग? बोलो कुछ, एनीवन? सर, रिस्क एंड रिटर्न का एक बार समझा देना. रिस्क एंड रिटर्न के लिए रिस्क एंड रिटर्न देखो, एक मेरा ना ये फाइल है रिस्क एंड रिटर्न के क्वेश्चंस, बट ये मुंबई के हैं. तो तुम लोगों को भी सेम है क्या, देख लेना. इसमें मेरे सब हैंड रिटन फॉर्मूला भी है, ये सब मैं फाइल भी भेज दूंगा. ये तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है. होल्डिंग पीरियड रिटर्न यानी कि कितने में हम, मैंने ये क्या है, सी क्या है, डिविडेंड या इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, और ये क्या है, प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगनिंग अपॉन प्राइस एट द बिगनिंग इनटू 100. ये तो बहुत सिंपल है कि अगर मैंने कोई भी एक शेयर आज 100 रुपए में खरीदा और 120 में बेचा और मुझे 5 रुपया डिविडेंड मिला, तो वो 5 रुपया तो सी हो जाएगा. 120 में बेचा और 120 100 में खरीदा था, तो कितना प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय मैंने कितना इन्वेस्ट किया था. दिस इज जस्ट कैलकुलेटिंग द रिटर्न, बट ये वाला नहीं आएगा.
तुम लोगों को जो समझना है कि विद प्रोबेबिलिटी और विदाउट प्रोबेबिलिटी, ऐसा है ना, रिस्क एंड रिटर्न में दो टाइप के सम्स है। Yes, sir. एक में प्रोबेबिलिटी दिया होगा और एक में प्रोबेबिलिटी नहीं दिया होगा। सर प्रोबेबिलिटी का इजी चैप्टर है, जस्ट बीटा वाला सब्जेक्ट। बीटा भी ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, बीटा भी, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो देखो पहले तो ये फॉर्मूला सब यहाँ से मिल जाएंगे कि विदाउट प्रोबेबिलिटी है तो तुम्हें एवरेज रिटर्न निकालना है आर बार, तो समीशन आर अपॉन एन। प्रोबेबिलिटी दिया है तो समीशन पी इंटू आर का टोटल हमारा आर बार या ई आर हो जाता है, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन। So this is the formula of standard deviation, summation r minus r bar whole square upon n minus 1 का square root. And when probability is given, this is the formula. बीटा के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि covariance of return of stock to return of market upon variance of market. This formula you should remember कि covariance of stock with market upon variance of market. And beta is equal to 1 means the stock is same risky as market. Beta greater than 1 means more risky and beta less than 1 means less risky. Now for calculating beta, you should know how to calculate the variance and how to calculate the covariance. तो variance तो यही है, जो standard deviation है इसमें अगर ये square root नहीं डालोगे तो जो formula है वो variance का formula है, right? So variance so you can find with this formula. How to calculate covariance? When probability is not given, you have to prepare this column Rs minus R bar S into Rm minus R bar M upon n minus 1. And when probability is given, you have to prepare this column probability into Rs minus R bar S into Rm minus R bar M. And once you get the covariance and the variance of market, you will use the formula of beta. So directly you will get the beta. So we will discuss this type of sum. And ये भी है क्या capital asset pricing model CAPM? CAPM is there? नहीं है आइडिया तो जाने दो, ठीक है। तो ये तो वो बेसिक फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, राइट, कि अगर विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला है तो उसमें आर बार कैसे निकालते हैं और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, और फिर हम बीटा भी सीखेंगे। तो इसमें रिटर्न दिया है, ईयर दिया, रिटर्न दिया है, तो ईयर दिया था, रिटर्न दिया था। हमें पहले आर का टोटल लेना है, आर का टोटल है 60, फिर हमें आर बार निकालना है, समेशन आर इज 60, एन इज 6। What you will do is first find R bar. R bar is summation R upon N, 60 upon 6, that is 10. And then to find the variance or standard deviation, you have to prepare these two more columns, R minus R bar and R minus R bar square. So R minus R bar means 15 minus 10, 12 minus 10, 20 minus 10, minus 10 minus 10. So you will get this column. And then you will take the square of this column और उसका टोटल ले लोगे। ये टोटल क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r minus r bar square that I have written here. Now to calculate standard deviation, this is the formula, summation of this column divided by n minus 1. So you will get the standard deviation, and variance is nothing, the square of standard deviation, or if you don't square root, you will directly get the variance. तो ये तो सबको आता है, ये सबको आता है, ये समझा सबको? हाँ सर। ये तो हो गया सिर्फ एवरेज और वेरिएंस निकालना जब प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है। अब एक क्वेश्चन और है, ये है तुम्हारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला। जब प्रोबेबिलिटी दिया है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं ये भी सबको आना चाहिए। तो तुम्हें ये दो कॉलम तो दिया है, प्रोबेबिलिटी और रिटर्न, हम सिर्फ भारत फूड्स का डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, P इंटू आर कॉलम बनाना है और उसका टोटल लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं,
ये जो टोटल आएगा P इंटू आर का, यही तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाता है। इसको तुम आर बार भी नोटेशन दे सकते हो या ई आर भी दे सकते हो, ई आर, आइदर यू कैन यूज ई आर और आर बार। तो टोटल ऑफ P इंटू आर इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हम वहाँ पे एवरेज रिटर्न जिसको बोलते थे, उसी को यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं। उसके बाद तुम्हें कॉलम्स क्या बनाना है, आर माइनस ई आर या आर बार, दैट इज दिस 16 minus 11.5, 11 minus 11.5, 6 minus 11.5, and then you will get this column. फिर उसका स्क्वायर लेना है। फिर ये जो स्क्वायर वाला कॉलम है, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम बनाना है। प्रोबेबिलिटी इनटू दिस आर माइनस आर बार स्क्वायर और ई आर, वॉट एवर यू गिव द नोटेशन। लास्ट कॉलम बनाने के बाद उसका टोटल लेना है, और ये जो टोटल आएगा यही तुम्हारा वेरिएंस है, दिस इज योर वेरिएंस, और इसका स्क्वायर रूट तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर कि विद प्रोबेबिलिटी एंड विदाउट प्रोबेबिलिटी में हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो बेसिक स्टेप है, दिस एवरीवन शुड फर्स्ट नो बिफोर नोइंग द कोवेरिएंस एंड बीटा। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अब हम लोग आ जाते हैं बीटा पे। बीटा के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला है, विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला है ना, बट इसमें तो दोनों स्टॉक दिया है। वी नीड अ सम जिसमें स्टॉक और मार्केट दिया हो। तो स्टॉक और मार्केट तो दिया नहीं है, इसमें बीटा वाला सम नहीं है। So just a second. This is 24, 25. You have any question of beta? ये है, इसमें डाल सकते हैं, राइट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये तो सेम 3 का है, सिक्योरिटी एनालिसिस का। इसका क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। तुम लोग भी कोई क्वेश्चन शेयर कर सकते हो बीटा वाला, तुम्हारे बुक में होगा या तुम्हें दिया है तो। देखो बिकॉज इसमें अभी ये वाला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी ए बी is expected to incur the forecasted return as shown below, and ये मार्केट कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी दिया है, ये मार्केट का रिटर्न दिया है और ये स्टॉक का रिटर्न दिया है, आरएफ दिया है। आरएफ तो ठीक है, सीएपीएम तुम्हें नहीं है, तो वो तो ये थर्ड पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए। तो इफ सीएपीएम इज नॉट देयर, you don't need the risk-free rate of return. First and second part तुम लोगों को आएगा। First part है find the expected return, है ना, of the stock and security, and what is securities beta. तो बीटा कैसे निकालेंगे, ये probability वाला सम है, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, राइट। तो सबसे पहले तो ये हमारा दे दिया है probability, और ये RM दे दिया है, और ये रिटर्न ऑफ ए बी दे दिया है, स्टॉक। तो पहले तो दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो P इंटू आर एम करेंगे और उसका टोटल जो आएगा ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट हो जाएगा। वैसे ही P इंटू आर एम करेंगे और उसका जो आएगा वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक। यस, एनी डाउट एनीवन? हाँ, लोन एमोर्टाइजेशन मैंने स्टार्टिंग में ही सिखा दिया, यू जॉइन लेट। मैं इसका रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा,
ऑलरेडी मैं बताता हूँ लोन एमोर्टाइजेशन भी कहाँ पे, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अपलोडेड भी है, आई विल टेल यू इट, पहले ये एक्सप्लेन करने दो। और ये हमारा आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक, राइट। अब हमें अगर निकालना क्या है, बीटा निकालना है, तो ऐसा ही सेट कि द फॉर्मूला ऑफ बीटा इज कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक विद मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट। फॉर्मूला पहले ये लिख लो या तुम्हारे बुक में होगा। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालना है, तो वेरिएंस के लिए हमें कौन सा कॉलम बनाना पड़ता है, ये वाला जो मैंने अभी बताया था, RM माइनस ERM स्क्वायर इंटू P। ये मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। तुम लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ऐसे स्टेप वाइज कॉलम भी बना सकते हो, लाइक आई शोड यू हियर लाइक दिस, कि पहले तुम लोग R माइनस ER बना रहे हो, राइट, प्रोबेबिलिटी वाला ये, तो R माइनस ER, फिर उसका स्क्वायर और फिर ये कॉलम, और इस कॉलम का जो टोटल होएगा, मार्केट वाला टेबल अलग बनाओ, स्टॉक वाला अलग बनाओ, तो इसका टोटल तो हो गया वेरिएंस ऑफ दैट स्टॉक, वेरिएंस ऑफ दैट मार्केट। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट मिल गया। कोवेरिएंस के लिए यू हैव टू प्रिपेयर दिस कॉलम। जब भी प्रोबेबिलिटी वाला सम है तो RM माइनस ERM इंटू RA माइनस ERA, यानी स्टॉक का R माइनस ER और मार्केट का R माइनस ER दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करो, और फिर उस कॉलम का जो टोटल आएगा वही तुम्हारा कोवेरिएंस हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो जो भी तुम्हारा ये वाला कॉलम होगा स्टॉक का, R माइनस ER या R माइनस R बार, और मार्केट का भी होगा R माइनस ER और R माइनस R बार, उन दोनों कॉलम को, ये R माइनस ER या R बार वाला जो कॉलम है स्टॉक और मार्केट का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड उसको प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करो, तो जो कॉलम बनेगा वो ये कॉलम बनेगा, और इस कॉलम का जो टोटल आएगा दैट इज योर कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस आ जाएगा और मार्केट का वेरिएंस आ जाएगा, तो तुम बीटा निकाल सकते हो, कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक विद मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो प्रोबेबिलिटी वाले में बीटा कैसे निकालना है ये क्लियर है? प्रोबेबिलिटी वाले में क्लियर है आदिति एंड अदर्स आल्सो? Yes, sir. अब अगर विदाउट प्रोबेबिलिटी वाले में अगर हमें बीटा निकालना है ना, तो उसमें भी स्टेप सेम है कि वेरिएंस तो पहले निकालना है। तो वेरिएंस तो मैंने बताया कैसे निकालते हो, है ना। वेरिएंस तो आई टोल्ड ना, ये अभी है, समझो ये स्टॉक है और ये भी स्टॉक की जगह मार्केट होता है। तो वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, ये कॉलम बनाते हैं, इसका टोटल लेते हैं और इसको डिवाइड बाय n-1 करेंगे तो वेरिएंस, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। सपोज यहाँ पे V जो है वो स्टॉक नहीं है, वो मार्केट है, तो मार्केट का वेरिएंस निकालना है तुम्हें। उसके बाद तुम्हें क्या कॉलम बनाना है, ये वाला R माइनस R बार ऑफ स्टॉक इंटू R माइनस R बार ऑफ मार्केट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है तो इंटू P नहीं करना है। कोवेरिएंस निकालने के लिए R माइनस R बार ऑफ स्टॉक इंटू R माइनस R बार ऑफ मार्केट, तो ये R माइनस R बार ऑफ स्टॉक, एंड आई एम assuming though it is also stock in this question, but when you will have the market, तो R माइनस R बार ऑफ मार्केट और R माइनस R बार ऑफ स्टॉक, ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाओगे, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लोगे और फिर इसका टोटल लोगे, तो ये जो टोटल आएगा ये कोवेरिएंस नहीं है। प्रोबेबिलिटी वाले में तो जो टोटल होता है वही कोवेरिएंस होता है। Then you will use the formula of covariance. The formula is that total of that column divided by n-1। जो लास्ट कॉलम हमने बनाया R माइनस R बार, उस कॉलम का टोटल डिवाइड बाय n-1, तो you will get the covariance. Then you will use the formula of beta, covariance of stock with market upon variance of market. Right? Clear? Clear ना? तो बीटा के लिए सिंपल याद रखो कि पहले कोवेरिएंस निकालना है,
covariance of stock with market or variance of market, then use the formula. If you have any sum, I can discuss that sum also. ये clear है बीटा और probability और without probability में कैसे निकालना है, that everyone should know. Any doubt in this, Aditi, Keshav, Labdi, Tool, Brinda? No, sir. ठीक है. और लोन एमोर्टाइजेशन आने ही वाला है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या? अभी तो मैंने एक सम स्टार्टिंग में बताया था. और लोन एमोर्टाइजेशन बहुत सिंपल है, इसमें तो बहुत सारे सम्स है, मैं ये फाइल भी भेज दूंगा तुम लोगों को. लेकिन लोन एमोर्टाइजेशन के लिए सॉरी देखो ये भी एक क्वेश्चन है, तो हमने अभी डिस्कस किया था, वही है. ये भी एक क्वेश्चन है, राइट. देखो लोन एमोर्टाइजेशन में क्या दिया होता है, सबसे पहले तो कि तुम्हें एक ये दिया होगा कि कुछ तो एक अमाउंट बोरो कर रहे हैं. एनी स्पेसिफिक सम यू वांट टू डिस्कस? टूल जिसको भी लोन एमोर्टाइजेशन सीखना था, एनी क्वेश्चन यू हैव दैट यू वांट टू डिस्कस, तो यू ऑल कैन सेंड दैट. और भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो भेज दो अभी. और नहीं तो मैं ये बोल रहा था कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है और लोन एमोर्टाइजेशन है ना, वो ये यूट्यूब चैनल पे जाओगे मेरे तुम लोग, तो यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न का तो तुम्हें नहीं मिलने वाला है. रिस्क एंड रिटर्न का कोई लेक्चर अपलोडेड नहीं है. ये चैनल पे जाने के बाद, ये यूट्यूब चैनल का लिंक मैं भेज दूंगा, प्लेलिस्ट पे जाना है. और प्लेलिस्ट में FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट PGPM SEM 1 वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां तो एकदम लेटेस्ट वीडियो FM 10 प्ले होगा, बट यहाँ पे राइट साइड में सब वीडियो आ जाएंगे. तो यहाँ पे ये जो है FM 02 ये टाइम वैल्यू का है, FM 03 टाइम वैल्यू का है, FM 04 टाइम वैल्यू का है, और FM 06 एंड 07 भी टाइम वैल्यू का है. और 04, 6 और 7 में लोन एमोर्टाइजेशन के सम्स तुम्हें डिस्कस किए हुए मिलेंगे, तुम लोग चेक करोगे तो. और ये सब फाइल्स जो मेरी है ये तो मैं भेज दूंगा, इसमें बहुत सारे सम सॉल्व है. बट एक मैं ब्रीफ में तो वापस बता देता हूँ कि तुम लोगों को पहले तो एक अमाउंट दिया होगा, बोरो किया है 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा और एन दिया होगा. सबसे पहले तुम्हें पीवीए का फॉर्मूला यूज करके एन्युटी फाइंड करना है. तो पीवीए का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे एन्युटी फाइंड करना है. तो ए आ जाएगा, ये पीवीआईएफए का वैल्यू टेबल से मिलेगा. उसके बाद ये टेबल जो बनाओगे तुम लोग, दिस टेबल, तो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल. ये कॉलम्स है, this columns you will prepare, right? Then what you have to do is, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला तो लिखा ही है, ये फॉर्मूला नोटबुक में अपने टेक्स्ट बुक में लिख के लेके जाओ. 4 ईयर है तो हम 4 इयर्स तक लिखेंगे, 1 2 3 4. फ्रॉम विच अमाउंट यू विल स्टार्ट, जो भी लोन लिया है, बोरो लिया है, जो भी अमाउंट लमसम अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, इधर 10 लाख, तो यू विल स्टार्ट इससे 10 लाख. एनुअल इंस्टॉलमेंट में ये जो भी तुम्हारा एन्युटी आएगा वो तुम्हें सब साल के एनुअल इंस्टॉलमेंट में लिख देना, 308670. बस देन अप्लाई दिस फॉर्मूलास, तुम्हारा पूरा टेबल बन जाएगा. ये तो बहुत ही इजी है. जैसे इंटरेस्ट क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाई, तो ओपनिंग बैलेंस इज 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%. 10 लाख इंटू 9%, 90,000. प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए मैंने क्या लिखा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट 308670 minus 90,000. So you will get this principal repayment 2,18,670. How to find the closing balance? Opening balance minus principal repayment. Opening balance is 10 lakh minus principal repayment, that is 2,18,670. So you will get 781,330.
फर्स्ट ईयर में किसी को डाउट है कैसे कोई अमाउंट आया? एनी डाउट टिल ईयर? एनीवन हैव एनी डाउट? यहाँ तक सबको समझा जो भी किया? नो व्हाट यू हैव टू डू हियर, ये जो क्लोजिंग है ये नेक्स्ट ईयर का ओके 781 330, अब इसका निकालना है 9%, इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल रिपेमेंट वही एनुअल इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। Then same opening 781 330 minus 238 350. You will get the closing of second year, which will become the opening of the third year. Follow the same steps for the third year. Then same steps for the fourth year. यहाँ पे जीरो की जगह कभी कभी -10, +10, 20, 30, 40 आ सकता है because of the effect of rounding off. क्लियर है? टूल जो भी तुम्हारा नाम है क्लियर है? आदिति क्लियर है? ठीक है ना? Yes, sir. और लाभती, वृंदा, एनी अदर क्वेश्चंस यू वांट टू डिस्कस? टाइम वैल्यू का तो तुम लोगों को ना यहाँ पे पूरे वीडियोस बहुत मिलेंगे। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, रिस्क एंड रिटर्न। हाँ सर मैं ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेज रही हूँ। हाँ भेजो। इट्स ऑन क्वार्टर बेसिस। यस सर वो दोनों जॉइंट क्वेश्चन है, जस्ट मेरे से ऊपर नीचे हो गया। चलेगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इसके ऊपर वाले इमेज से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Minister is planning to send his child for foreign education after 4 years. Expenditure is 40 lakhs. ROI is 8% on fixed deposit. He is planning to invest, which is on quarterly basis, then calculate lump sum deposit he has to make today to get 40 lakh at the end of 4 years. If he plans to deposit in quarterly in recurring deposit account of 8%, and how much he has to deposit per quarter. तो देखो दो है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसका मैं बना के ना क्वेश्चन तो वहाँ पे आई कि सिंपल है कि 4 साल के बाद उसको 40 लाख चाहिए, ये तो दिया है ना। तो हाँ। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 4th ईयर दिया हुआ है 40 लाख, राइट। अब ए में क्या दिया है, आज उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आज उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज गिवन, राइट है ना। टुडे एन इज 4, ROI इज 8%। तो ये तो बहुत सिंपल है कि एन इज योर 4 एंड R इज योर 0.08। तो यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस R raised to n, or you can use future value into PVIF, answer will be same. So simple है ये तो 40 lakh divide by 1 plus R is how much, 1 plus 0.08, so 1.08 raised to 4, so you will get the answer. So first part was the simple, the future value is given and you have to find the present value. तो ये तो उसका आंसर हो गया। सेकेंड व्हाट दे हैव आस्क्ड इज कि वही फ्यूचर वैल्यू तो 40 लाख है, बट क्वार्टरली कितना अमाउंट भरना है, तो दैट इज नोन एज एन्युटी। एन्युटी का मतलब ये नहीं कि एनुअली, पीरियड क्वार्टरली भी है लेकिन सेम अमाउंट, राइट। सो एन इज हियर 4,
years, but 4 years है, तो अगर quarterly है तो n को multiply by 4 करोगे, monthly है तो n को multiply by 12 करोगे, semi annually है तो n को multiply by 2 करोगे, तो n will be 4 into 4 16 because it is quarterly. और जो r है वो अगर क्वार्टरली है तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, अगर मंथली है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, और सेमी एनुअली है तो r को डिवाइड बाय 2 करेंगे. तो हियर इट इज क्वार्टरली, तो r विल बी दिस. वी हैव टू फाइंड हाउ मच पर क्वार्टर, यानी एन्युटी. सो हियर फ्यूचर वैल्यू है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% लेंगे, 2%, दैट इज डिवाइड बाय 4 करके आया, और n 16 लेंगे. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमारे पास है 40 लाख. एन्युटी हमें ढूंढना है, और FVIFA 2% 16 हमें टेबल से मिलेगा. ये FVIFA 2% 16 18.639. सो तुम्हारा ये भी सॉल्व हो जाएगा. So answer will be 40 lakh divided by 18.639. 2,14,604. This will be your answer, right? Clear है ये? Yes, sir. Clear है, और any doubt in this? इसका solution तो मैंने भेज दिया है, right? सो थोड़े से तुम लोग टाइम वैल्यू के तो लेक्चर्स फॉरवर्ड करके देख लो. अमोर्टाइजेशन और ये एन्युटी वाले तो आएंगे ही सम्स. रिस्क एंड रिटर्न तो इजी है जो मैंने आज बताया. ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बाय 11 और ग्रुप में इंफॉर्म कर दूंगा आज का लेक्चर का. ठीक है, कुछ और डाउट्स है तो मैसेज करके रखो. तो आफ्टर 11 आई विल रिप्लाई DM या ग्रुप में, कहीं पे भी तुम लोग 1 AM तक पूछ सकते हो डाउट, राइट? So all the best. Thank you, sir. Welcome.